इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भारतीय सियासत में 10 जून को एक ऐसा इतिहास दर्ज होने जा रहा है जो आप अगले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है जिसके करीब पिछले 6 दशक में देश का कोई दूसरा राजनेता नहीं पहुंच सका। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारतीय सियासत में 10 जून को एक ऐसा नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है जो अगले कई दशकों तक याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है जिसके करीब पिछले 6 दशक में देश का कोई दूसरा राजनेता नहीं पहुंच सका। 10 जून को पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार पीएम रहने के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी देश के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी और कुल मिलाकर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड 4,398 दिनों का था। 10 जून को पीएम मोदी 4,399 दिनों तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाकर इस आंकड़े को पार कर एक नया मील का पत्थर स्थापित कर देंगे। पीएम मोदी के इस नए रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके जो किए गए कार्य हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड बन जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहने का जो उनका रिकॉर्ड है, नेहरू जी का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी जब 10 जून पूरा होगा तो उसको तोड़ेंगे। लेकिन जो उनका 16 वर्ष का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री कार्यकाल का, नेहरू जी का, आप देखेंगे कि 2029 और 2029 के बाद भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो वो पूरे भारत नहीं, बहुत सारे दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्रियों का या राष्ट्रपतियों का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प उन्होंने लिया है, 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह काम हो रहा है तो देश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। इस नाते वो देश में पहले नेता होंगे, सबसे ज्यादा कार्यकाल निभाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलकर और देश को आगे बढ़ाने का काम किए। देखिए, देश का सौभाग्य है कि माँ भारती को ऐसा लाल नरेंद्र मोदी के तौर पे मिला है जो जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड 10 जून को तोड़ देंगे। सबसे लंबे काल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। इस महा रिकॉर्ड के बनते ही देश की राजनीति में एक नई बहस भी छिड़ गई है। जहां बीजेपी और एनडीए खेमा इस देश की जनता का पीएम मोदी की नीतियों पर अटूट भरोसा बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के नए दौर की कसौटी के रूप में देख रहा है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं जानता था ये सवाल अब आएगा। ये सवाल आएगा क्योंकि ये सवाल इकोसिस्टम का सवाल है। किसी भी टेनियर की लंबाई से बात नहीं होती है, बात नहीं बनती है। कितनी गहराई से आपने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसकी बेहतरी के लिए किया। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, आय की असमानता का आलम क्या है। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, बेरोजगारी आज कहां पहुंची हुई है। 14 में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, महंगाई का क्या हालम है। सही आपने कहा, डॉलर का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। शिक्षा का भी हालात देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, वो भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मतलब आपने सही कहा, ठीक है। मेरा शुभकामना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप सबसे ज़्यादा
प्रधानमंत्री रहने का ख्याति को आप प्राप्त करने जा रहे हैं 10 जून को, लेकिन थोड़ा सा देश का विकास के लिए भी सोचिए। बहरहाल विरोध और समर्थन के बीच सच यही है कि 10 जून के बाद भारत की राजनीतिक विरासत की किताबों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे ऊपर और सबसे खास पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। आने वाले समय में ये रिकॉर्ड बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन सकता है। पार्टी इसे मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। और अब बात तमिलनाडु की सियासत में बड़े बदलाव के आसार हैं। कहा जा रहा है कि के अन्नामलाई ने बीजेपी से विदाई लेने का मन बना लिया है। चर्चा है कि अन्नामलाई अपनी नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और जल्द ही इसका ऐलान भी करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को लगेगा झटका, अन्नामलाई छोड़ेंगे बीजेपी का साथ, जल्द बड़ा ऐलान करेंगे अन्नामलाई। पुलिस अधिकारी से राजनेता बने अन्नामलाई कुछ ही घंटों में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कमल का साथ छोड़ने का पूरा मन बना लिया है और जल्द ही सबसे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बीते दिनों अन्नामलाई ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो किसी को पता नहीं चली, लेकिन शायद अन्नामलाई का मन नहीं बदला। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई ने बीजेपी से सम्मानजनक विदाई का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वजह भी बता देते हैं जिनकी वजह से अन्नामलाई का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। AIADMK के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना, पार्टी में खुद की भूमिका और महत्व कम होने की भावना, उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से असहमति, स्वतंत्र राजनीतिक मंच बनाने की महत्वाकांक्षा। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई चाहते थे कि उनको 7 साल फ्री हैंड कर तमिलनाडु बीजेपी की कमान सौंप दी जाए या फिर सौहार्दपूर्ण तरीके से भविष्य में साथ काम करने का विकल्प खुला रखते हुए अपनी अलग राह चुनने दिया जाए। आपके मन में सवाल होगा कि अगर अन्नामलाई बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो क्या करेंगे। आपको बता दें, अन्नामलाई अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अन्नामलाई पहले से ही विद द लीडर्स नाम की संस्था चला रहे हैं, जो संभवतः उनकी राजनीतिक योजना में तब्दील हो सकती है। अन्नामलाई ने पीएम मोदी से प्रभावित होकर खाकी वर्दी छोड़ राजनीति में कदम रखा था। बीजेपी को भी उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब बीजेपी और अन्नामलाई की राह अलग होती दिख रही है। वहीं अन्नामलाई ने संकेत दिया है कि उनकी नई सियासी पारी भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पर आधारित होगी, जिससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि अन्नामलाई का अगला कदम क्या होता है और इससे तमिलनाडु की सियासत में क्या बदलाव देखने को मिलता है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। विधानसभा स्पीकर ने वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था और उसे विपक्ष के नेता के तौर पर टीएमसी ने नियुक्त किया था, उनकी जगह पर बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाया है। विधानसभा के अध्यक्ष ने पार्टी के कई विधायक बागी तेवर में देखने को मिल रहे हैं, उनमें बागी तेवर दिखाई दे रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, अलग धड़ा बना सकते हैं। ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ा खेला। बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी होंगे विपक्ष के नेता। क्या अब ममता से छिनेगा चुनाव चिन्ह? ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले सत्ता गई और अब पार्टी भी टूट गई। कई बड़े नेता और विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस ने बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। इसी बीच टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी के 59 विधायक उनके साथ हैं।
इस दावे के बाद से ही बंगाल की राजनीति और ममता के खेमे में खलबली मच गई है। सवाल उठने लगा है कि अगर ऋतव्रत बनर्जी के साथ 59 विधायक हैं, तो ममता बनर्जी के साथ कौन कौन है? सवाल ये है कि क्या अब ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का सिंबल भी निकल जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम से लोगों को महाराष्ट्र वाली कहानी याद आ रही है, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, पार्टी का सिंबल और नाम भी छीन लिया था। ऐसे में सवाल है कि आखिर कितने विधायकों की बगावत से पार्टी टूट सकती है और चुनाव आयोग किन चीजों को देखकर फैसला लेता है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी गुट का कहना है कि ममता बनर्जी हमारी सलाहकार बनी रहे और हमें अपनी सलाह देती रहें, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर गुट के नेता गर्म हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी का मामला गोलमोल चल रहा है और पार्टी खत्म हो रही है। देखिए, टीएमसी का मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको। पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक। लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते, फिर टीएमसी में अच्छा बुराई क्या है। वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर भी ममता और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि ये तो होना ही था, ममता ने सब कुछ भतीजे पर छोड़ दिया था। ये होना ही था, पहले से मैं 6 महीना पहले से ही बोला। जो तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो जो सिस्टम में पार्टी चला रहा है, उनको भतीजा जो जुलुम कर रहा है टीएमसी को नेता लोग को ऊपर, कोई एमएलए को टिकट देने के लिए, कोई पदाधिकारी देने के लिए जो पैसा लेके काम कर रहा है, उसी टाइम मैं ये सोचना बार बार ममता बनर्जी को ऊपर रखा, लेकिन वो कोई कड़ा पदक्षेप नहीं किया। वो भतीजा को ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जो होना था वो हो गया। आपको बता दें, पार्टी में फूट के बाद चुनाव आयोग के पास सिंबल और नाम के लिए अर्जी जाती है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या होता है। ममता बनर्जी को राहत मिलती है या एक और झटका लगता है। बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। खान सर ने अपनी कोचिंग के बाहर 10 राउंड फायरिंग का दावा किया था। हालांकि पटना पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया था, जिसके बाद खान सर ने अपने दावे से एक ही दिन में यू टर्न ले लिया था। अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। अब पटना पुलिस ने फायरिंग के केस में खान सर की कोचिंग के ही 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के विवाद में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। खान सर ने अपनी कोचिंग के बाहर 10 राउंड फायरिंग का दावा किया था। हालांकि पटना पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया था, जिसके बाद खान सर ने अपने दावे से एक ही दिन में यू टर्न ले लिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पटना पुलिस ने फायरिंग के केस में खान सर की कोचिंग के ही 2 गार्ड्स को उठा लिया है। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप सुनिए। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये तो आपसी रंजिश का मामला है। 2 कोचिंग संस्थान आपसी रंजिश में आप किए हैं, घटना किए हैं। घटना का फुटेज आया है। मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको देख रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक रोशन आनंद की कोचिंग के लोगों और खान सर की कोचिंग के लोगों में जो मारपीट की घटना हुई थी, उसके बाद खान सर के ही गार्ड्स ने फायरिंग की थी, जिसके बाद एक्शन में आई पटना पुलिस ने खान सर की कोचिंग के 2 गार्ड्स को पकड़ लिया है। फायरिंग केस में आए इस नए ट्विस्ट के बाद अब कोचिंग संचालक खान सर के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि फायरिंग करने वाले दोनों शख्स खान सर के ही बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस पूछताछ के लिए खान सर को भी हिरासत में ले सकती है। और इसी के साथ प्रदेश दिन भर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।